Hello everyone. So this is a famous quote by Tony Robbins and he is a famous author as well as life coach expert. He has written many books. आज ये quote मैंने आपके लिए इसलिए रखा है कि I hope this helps you to determine what is your goal because it is very important to know कि आप जो achieve करना चाह रहे हैं, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, what is your ultimate goal. तो आपने अपने लिए एक टारगेट ज़रूर सेट किया होगा कि मुझे इतना स्कोर करना है या मुझे ये रैंक चाहिए या फिर मुझे ये पोस्ट चाहिए. सो यू हैव टू प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू योर गोल. Remember this that your strategy will keep on changing in order to achieve your goals. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. So the date today is 20th of July and we are going to take the topics classification of living organisms. Now let me make this clear. There is no relevant article for this topic. Classification of organisms मैंने ये टॉपिक आज इसलिए लिया है बिकॉज वन ऑफ द स्टूडेंट उन्होंने कमेंट किया था और एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग अ प्रीवियस टॉपिक. तो उसी को इलेबोरेटली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस टॉपिक को आज चूज़ किया है विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल. आप सभी की मदद करेगा ये टॉपिक और आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो इसके थ्रू क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. द नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज अबाउट यूपीएससी प्लस एसपीएससी. तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी इन डेप्थ. हम सब कुछ कवर करेंगे यूपीएससी के बारे में, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी. तो आपके हिस्ट्री में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ है जहाँ पर आप स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज एंड पुलिस सर्विसेज इन इंडिया. तो उसका भी एक टॉपिक आप यहाँ पर कवर कर रहे हैं. इसी टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पहले भी आ चुके हैं. एंड द लास्ट वन इज H1N1. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं. सो व्हेन वी से वी हैव टू डू क्लासिफिकेशन, तो हम क्लासिफिकेशन बेसिकली करते क्यों हैं. किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने का मतलब ये है कि हम उसे बेटर समझना चाहते हैं, अलग अलग लेवल्स पर समझना चाहते हैं. ठीक है. तो समझने के लिए हमने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स. इतना तो आप सभी जानते होंगे कि हम किन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं. तो ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 2 क्लास 3 में. ठीक है. इसे हम रिवाइज नहीं करेंगे. हम क्या रिवाइज करने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो क्या है. सो दिस क्लासिफिकेशन अप्लाइज टू बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट. दोनों के लिए ये सिस्टम जो है एप्लीकेबल है. कुछ माइनर चेंजेस होते हैं बट वो माइनर चेंजेस को हम अभी स्किप करेंगे. हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इसे देखेंगे. ठीक है. तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले ऊपर आता है किंगडम, कि हम किस किंगडम की बात कर रहे हैं. ठीक है. किंगडम की जब हम बात करेंगे तो हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट ले रहे हैं, हम सब कुछ ले रहे हैं कि हम किस किंगडम की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम. तो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन तो यहीं से आपका शुरू हो जाता है. ठीक है. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फाइलम. मैं आज पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके मैं कंसेप्ट्स को हिंदी में भी समझा सकूं, बट लेट मी बी क्लियर कि ये जो टर्म्स है किंगडम और फाइलम यही रहेंगे. हिंदी में इनका अर्थ जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि साइंस में जो वर्ड्स होते हैं वो सेम रहते हैं. जहां जहां चेंजेस होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी. ठीक है. फाइलम के बाद आता है क्लास. क्या कहते हैं हम इसे, क्लास. ठीक है. किंगडम, फाइलम, देन क्लास. उसके बाद में आता है ऑर्डर. ठीक है. ऑर्डर के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं देन नेक्स्ट कम्स फैमिली. और यहीं से हमारे स्टूडेंट का जो है डाउट आया था, मैं वो डाउट भी बताऊंगी आपको कि क्या उस स्टूडेंट ने हमें पूछा था. ऑलराइट. फैमिली के बाद आता है जीनस एंड अल्टीमेटली देयर इज स्पीशीज एट द एंड. ऑलराइट. स्ट्रक्चर क्या है, किंगडम, उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. आप पूछेंगे मैम हम ये क्यों लर्न करें, क्योंकि आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो लर्न तो आपको करना ही होगा. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको आपको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है. इससे सिंपल तो क्या क्वेश्चन हो सकता है. आपको सीक्वेंस लर्न करनी है और आपको उसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन से.
अब क्योंकि ये काफ़ी सारे बच्चों के लिए चैलेंजिंग भी हो जाता है कि हमें सीक्वेंस में कंफ्यूजन होता है, पहले फाइलम आएगा या ऑर्डर आएगा, पहले जीनस आता है या स्पीशीज आता है, तो हमने इसके लिए एक निमोनिक भी रेडी किया है। अब इतना तो आप लोग जानते हैं कि निमोनिक्स हम किसे कहते हैं, हम हर जो वर्ड होता है उसके पहले का अल्फाबेट ले लेते हैं, ठीक है, और उससे हम एक सेंटेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो जो निमोनिक्स आप लर्न कर सकते हो वो है किड्स प्रिफर कैंडीज ओवर फैंसी ग्रीन सैलेड। ठीक है, इसका भी मैं हिंदी में अर्थ बता देती हूँ। किड्स बच्चे जो है वो प्रिफर करते हैं, उनकी जो चॉइस होती है, उनकी जो पसंद होती है वो होती है कैंडीज, यानी कि जो टॉफियाँ आती है वो है। ओवर किसके कंपैरिजन में, फैंसी यानी जो बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव दिखता है, ग्रीन हरे रंग का जो सैलेड होता है। सो दिस इज अ निमोनिक कि आप अगर इसको लर्न कर लेते हो तो आपको इसका सीक्वेंस जो है वो प्रॉपरली लर्न हो जाएगा। सो व्हाट इज द निमोनिक? किड्स प्रिफर candies over fancy green salad. Okay, so you got kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Am I clear? इसे और बेटर एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। आई विल मेक श्योर आज मैं आपको ये कंसेप्ट जो है पूरी तरीके से याद करवा कर रहूंगी और इस कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर दूंगी कि आगे कभी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्रिएट चार्ट बनाया गया है और हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी यानी कि ह्यूमंस की, इंसानों का एग्जाम्पल लिया गया है। और मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब हम किंगडम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो एक जगह तो आ रहा है ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो इसमें हर कोई इंक्लूडेड है, ठीक है, इस किंगडम में हर कोई इंक्लूडेड है। और हम यहाँ पर ले रहे हैं एनिमलिया, एक किंगडम है एनिमल किंगडम, ठीक है, जिसको कहा जाता है एनिमलिया, ठीक है। एक होता है प्लांट किंगडम, तो उसमें आते हैं सारे जितने भी प्लांट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन होता है। तो अभी क्योंकि हम इंसानों की बात कर रहे हैं, सो ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स, वी बिलोंग टू द एनिमल किंगडम। तो अगली बार किसी ने अगर आपको जानवर कहा है तो वो तो सिर्फ सच बोल रहा है, ओके, उसमें ऑफेंस होने वाली कोई भी बात नहीं है। इफ एनीबडी कॉल्स यू अ जानवर एन एनिमल, देन यू आर एन एनिमल बिकॉज वी बिलोंग टू द एनिमल किंगडम, ठीक है। सो वी बिलोंग टू द एनिमल किंगडम। अगर हम फाइलम की बात करें, वेयर डू वी स्टैंड ऑन विच फाइलम, सो वी बिलोंग टू द कॉर्डेटा फाइलम। ये कुछ नाम है जो आपको लर्न करने ही होंगे। तो कॉर्डेटा हम किसे कहते हैं? वर्टिब्रेट्स को। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, जिनके पास स्पाइन होती है, दोज आर कॉल्ड एज कॉर्डेटा, या फिर हम बोल सकते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं? वर्टिब्रेट्स में वी बिलोंग टू मैमेलिया। मैमेलिया मीन्स मैमल्स, ऐसे कैटेगरी ऑफ एनिमल्स जो एग्स नहीं देते। इसमें और भी कैटेगरीज आती है क्लास की। अगर हम बात करें तो मैमेलिया के साथ साथ और अलग अलग क्लासेस भी होती है, जैसे कि एवियंस हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, ये सब क्या है? अलग अलग क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास में से जो मैमल्स में बिलोंग करते हैं वो डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं और वो एग्स नहीं देते, उनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। बहुत सा सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अगर हम ऑर्डर की बात करें, हम किस ऑर्डर में है? सो वी बिलोंग टू प्राइमेट्स, ऑलराइट। हमारी फैमिली कौन सी है? फैमिली है होमिनिडे, दैट मीन्स ह्यूमन लाइक। होमिनिडे फैमिली है, दैट मीन्स ह्यूमन लाइक। हमारा जीनस क्या है? होमो हमारा जीनस है। एंड देन अल्टीमेटली व्हाट इज अवर स्पीशीज? स्पीशीज इज सेपियंस, ठीक है। आपने और भी अलग अलग नाम सुने होंगे, देर इज होमो सेपियंस, देर इज होमो सेपियंस सेपियंस, एक ये भी कैटेगरी है। निएंड्रथल्स हम जिन्हें कहते थे कि शायद हमारे पूर्वज रहे होंगे, सो वी बिलोंग टू दिस कैटेगरी। अल्टीमेटली हम कहाँ हैं? इधर होमो सेपियंस है हम, ठीक है।
आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लासिफिकेशन थोड़ा समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कैसे एक एक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स छंटते जा रहे हैं। ओके, दे आर लेटिंग ऑफ एट ईच लेवल। तो जैसे कि मैंने कहा एक किंगडम है एनिमलिया। अब देखिए एनिमलिया में बटरफ्लाइज भी है। बटरफ्लाइज आर बेसिकली इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स होते हैं, फिर भी वो एनिमल किंगडम में है। उसके बाद फिश भी एनिमल किंगडम में है। इसको बहुत और सिंपल तरीके से भी मैं समझा देती हूँ। अगर आपसे आपके घर का पता पूछा जाए, ठीक है, घर का एड्रेस अगर पूछा तो आप क्या बताओगे? फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन एशिया कॉन्टिनेंट। वेर आई एम? इन एशिया कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री में हूं मैं? इंडिया में हूं, राइट, इंडिया में हूं। इंडिया के कौन से स्टेट में मैं बिलोंग करती हूँ? सो प्रेजेंटली आई एम इन राजस्थान। क्लियर? इफ आई से वेयर डू आई बिलोंग इन राजस्थान, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में मैं हूं? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि आई एम इन जयपुर, ठीक है, मैंने डिस्ट्रिक्ट बता दी जयपुर। अब फर्दर पूछा जाएगा कि सिटी कौन सी है जयपुर में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तो है, डिस्ट्रिक्ट में कौन सी सिटी है? तो जयपुर में सिटी भी जयपुर ही कहलाएगी, ठीक है, यहाँ पे जो सिटी है वो भी क्या है? जयपुर है। फर्दर पूछा गया कि अच्छा जयपुर के कौन से एरिया में आप रहते हो, ठीक है, फॉर अ ब्रॉडर एस्पेक्ट मैंने एरिया का नाम दे दिया आपको राजा पार्क, ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, पहुंच मत जाना कोई वहां पर, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब वहां पे भी पूछ लिया, एरिया तो मिल गया, कॉलोनी कौन सी है? तो आपने नाम दे दिया कि मैं XYZ कॉलोनी में रहती हूँ, ठीक है। फिर पूछा कॉलोनी तो बहुत बड़ी है, घर का नंबर बताओ कौन सा नंबर है? तो मैंने बता दिया कि 25 नंबर का मकान है। एग्जाम्पल से आप कुछ समझे कि हम क्लासिफिकेशन में क्या कर रहे हैं। सिमिलरली दिस इज हैपनिंग, ठीक है। अब किंगडम हट गया, अब हम फाइलम ले रहे हैं कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा का मतलब क्या था? वो जो वर्टिब्रेट्स है जिनके पास रीढ़ की हड्डी है। तो यहां से कौन हट गया? बटरफ्लाई तो हट चुकी है, ठीक है। अब ये रिमेनिंग है, उनका फाइलम भी सेम है। फिर हमने लिया क्लास मैमेलिया। अब देखिए यहाँ क्लास चेंज हो गई है, ठीक है। फिशेस जो है वो मैमल्स नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ 3-4 फिशेस है जो मैमल्स में बिलोंग करती है। सो द डिफरेंस इज कि यहाँ पे हम मैमल्स की बात कर रहे हैं, तो आगे जितने भी है वो सब क्या है? मैमल्स है, और जो मैमल नहीं है वो हट गए यहाँ से, ठीक है। ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा। ऑर्डर इज कार्निवोरा। तो इनमें से वो सब रहेंगे जो क्या है? कार्निवोर्स है। कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी, ऐसे जानवर जो मांसाहारी है। तो बिकॉज एलिफेंट जो है, एलिफेंट क्या है? हर्बीवोर है, शाकाहारी होते हैं एलिफेंट्स, तो इसलिए वो यहां से हट गया, ठीक है। तो अब हम ऑर्डर में और आगे बढ़ेंगे, तो फैमिली आ गई कैनिडे, ठीक है, कैनिडे फैमिली आ गई। तो अब इसमें से लायन हट चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, कैनिस, तो ये जीनस है, इसमें से ये फॉक्स भी हट चुका है। एंड लास्टली वी हैव द फाइनल स्पीशीज, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत डिटेल में ये एक्सप्लेन किया है, बट आई नो दैट थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी होगा। तो एक और मेरा लास्ट अटेम्प्ट है आप लोगों को क्लियरली मैं सब कुछ बता दूं एक चार्ट के थ्रू, ठीक है। दिस इज द फाइनल एग्जाम्पल, तो इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। किंगडम की हम बात कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों को इनके नाम भी मतलब आप शायद रिलेट ना कर पाओ, इसलिए मैंने पिक्चर्स को भी इंक्लूड किया है कि एक बार पिक्चर्स को भी सामने रखिए और फिर कंपैरिजन करिए। आप खुद सोचिए कि इनमें क्या चीजें कॉमन है और क्या चीजें हैं जो इन्हें अलग करती है, इन्हें डिफरेंशिएट करती है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है ह्यूमन का। किस किंगडम में है? एनिमलिया। चिंपैंजी एनिमलिया। हनी बी यानी कि मधुमक्खी एनिमलिया में ही है। नाइट क्रॉलर जिसे हम कॉमनली अर्थवॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, उनका एक नाम नाइट क्रॉलर भी है। सो अर्थवॉर्म्स भी किस में आ गए? एनिमलिया में आ गए, ठीक है। सी अर्चिन एनिमलिया, ऑक्टोपस एनिमलिया।
अब यहाँ देखिए सनफ्लावर अलग हो गया, मैंने कहा था ना किंगडम दो होते हैं, एनिमल एंड प्लांट्स, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन हो गया, किंगडम के लेवल पे ही हो गया कि ये सब तो क्या है, एनिमल किंगडम है, बट यहाँ पर ये सनफ्लावर क्या है, इट इज अ प्लांट, ठीक है, तो वो प्लांट किंगडम में आ गया। सो फर्स्ट लेवल डिफरेंशिएशन हैज बीन डन, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू फाइलम। फाइलम की बात हो रही है कि किस फाइलम को बिलोंग करते हैं। तो ह्यूमंस आर कॉर्डेटा, दे आर वर्टिब्रेट्स। चिंपैंजी इज कॉर्डेटा अगेन, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी में है अभी तक, सो फार दे आर कॉमन, ओके। When we talk about honeybee, they are arthropoda. Arthropoda means जिनके 8 पाँव होते हैं, ठीक है, 8 पैर होते हैं, उन्हें कहा जाता है आर्थ्रोपोडा। जैसे कि ये हनी बी है, स्पाइडर हो गया, स्पाइडर के भी 8 लेग्स होते हैं, सो इट इज ऑल्सो आर्थ्रोपोडा। ऑलराइट, देन वी हैव एनेलिडा। अर्थवॉर्म किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एनेलिड्स होते हैं। एनेलिडा के और भी एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में बाहर निकल के आ जाते हैं, अर्थवॉर्म्स तो आते ही है, इसके साथ साथ में मिलीपेड्स और सेंटीपेड्स भी होते हैं जो आ जाते हैं। कॉमन लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं कुछ कान खजूरा या ऐसा कुछ एक शब्द है। देन वी हैव सी अर्चिन जो है एक्टिनोडर्मेटा, दिस इज ऑल्सो नेम ऑफ अ फाइलम, ठीक है। सी अर्चिन कहाँ मिलता है, समुद्र में आपको मिलता है। वी हैव ऑक्टोपस, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू मोलस्का। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि फाइलम के लेवल पे, फाइलम के लेवल पे ये दोनों तो एक तरफ हो गए पर ये सब अलग है, ठीक है, ऑल दीज आर डिफरेंट। फाइलम की जब हम बात करें तो ये सब जो है आगे के ये डिफरेंट हो गए, सिर्फ इन दोनों में कुछ कॉमन है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्लास लेवल पे ये अलग होते हैं क्या। तो क्लास में भी ये दोनों किस में बिलोंग करते हैं, दोनों मैमल्स है, ठीक है, दोनों किस में है, मैमल्स में है। हनी भी मैंने आपको बताया था इंसेक्ट है, नाइट क्रॉलर इज सिटेल्टा, बट सी आपको ये सब नाम अभी लर्न नहीं करने हैं, ठीक है, आपको इन्हें अभी लर्न करने की जरूरत नहीं है फर्दर क्लासिफिकेशन को। जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन था ना वो यही था, कैटेगरीज थी जो मैंने आपको बता दी है, इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना, वो नीट एग्जाम के लिए यूजफुल होता है। तो अब देखिए हम सिर्फ ह्यूमंस और चिंपैंजीज को फर्दर कंपेयर कर रहे हैं। ऑर्डर दोनों का क्या है, प्रिमेटा, अभी भी सेम है। फैमिली क्या है, होमिनिडे, अभी भी दोनों सेम लेवल पे है। जीनस क्या है, तो जीनस इंसानों का तो है होमो, पर इनका है पैन, तो क्या हुआ, चेंज हो गए ना। कहा जाता है कि हम दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स से काफी सिमिलर है, ठीक है। तो क्यों सिमिलर कहा जाता है, क्योंकि इतनी सिमिलैरिटीज है ना, आप देखो हम इतने सिमिलर है, यहां तक हमारी फैमिली भी सेम है, ठीक है, फैमिली भी सेम है, हम कहाँ पे आगे अलग हुए, हमारा जीनस अलग है, ठीक है। इसके बाद से अब एक लेवल पे अगर डिफ्रेंसिएशन है तो आगे तो अलग ही होगा। अगर एक लेवल पे डिफ्रेंसिएशन आ गया है तो इसका ये मतलब है कि आगे भी डिफरेंट होगा, आगे सेम नहीं हो सकता, ठीक है। एम आई क्लियर, ये था क्वेश्चन। अब यहां से मैं आपको बताती हूँ मैंने आपको इतना कुछ क्यों पढ़ाया है। तो एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि 3 दिन पहले एक क्लास हुई थी जहां पर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था अल्फा अल्फा, ठीक है, एक पेड़ के बारे में पढ़ाया था, अल्फा अल्फा के बारे में। तो वहां पर मैंने ये चीज मेंशन की थी कि अल्फा अल्फा बिलोंग करता है पी फैमिली में, पी यानी कि मटर, तो पी होते हैं मटर। तो मैंने ये बताया था कि अल्फा अल्फा जो है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, वो किस फैमिली में है, पी फैमिली में है, ठीक है, ये चीज मैंने क्लियर की थी। तो अब उसी स्टूडेंट को भी मैं ये चीज समझा रही हूँ कि आई होप अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि पी फैमिली का मतलब क्या है। इट बेसिकली मीन्स कि इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इस फैमिली से बिलोंग करते, इसका क्या मतलब है कि उनके ऑर्डर भी सेम होंगे, उनके क्लास भी सेम होंगे, फाइलम एंड उनका किंगडम ये सब कुछ सेम होगा, ठीक है। हो सकता है शायद आगे इनका जीनस और स्पीशीज सेम ना हो, ठीक है।
जीनस और स्पीशीज में चेंजेस होने की संभावना हो सकती है, पर जो फैमिली है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो पी फैमिली से यहाँ पर जो अर्थ निकल के आता है वो ये है कि ऐसी फल या सब्जियां या फ्रूट भी आप कह सकते हैं जो पॉड्स में होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉड्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं पॉड्स। तो आप जब इन पॉड्स को ओपन करते हो तो उसमें से आपको मटर के दाने मिलते हैं। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे और भी फल सब्जियां हैं। बीन्स हम कहते हैं, फ्रेंच बीन्स हो गया, आप चौलाई की सब्जी जानते होंगे, चौलाई की जो फली आती है, सोयाबीन जो हो गया, ये सब क्या है, ये कहाँ बिलोंग करते हैं? ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। जितनी भी फलियां होती है सब्जियों में, हम कहते हैं ना कि ये फली है, सेम फली हो सकती है या और भी अलग अलग टाइप की फली आती है, तो वो बिलोंग करते हैं इस फैमिली को, पी फैमिली को। क्यों? क्योंकि उनमें इस तरीके से पॉड्स होते हैं और पॉड्स के अंदर होता है जो हम, जिसे एक्चुअली हम कंज्यूम करते हैं। ये पॉड्स तो छिलके होते हैं जिसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, हम उसे नहीं खाते हैं। ठीक है, तो हम इसे ओपन करते हैं, उसके अंदर जो कंटेंट है हम उसे खाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स है अलग अलग फलियों के। ये सब बिलोंग करती है किसको? पी फैमिली को। तो यही है वही टॉपिक जो मैं आपको अल्फा अल्फा में समझा रही थी कि अल्फा अल्फा भी इनमें से एक कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, उसके भी जो फल लगते हैं वो कुछ इस तरीके के ही दिखते हैं, इसलिए कहा जाता है कि वो पी फैमिली से बिलोंग करता है। आई होप दिस डाउट इज वेरी मच क्लियर, और आप आगे भी इस तरीके के और क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि किस फॉर्मेट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे गया, कहा गया है यू हैव टू अरेंज देम। ठीक है, इसे आपको अरेंज करना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। सो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करती थी कि किस फैमिली के है, क्या स्पीशीज है, बिकॉज हमें भी यही लगता था कि ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना नहीं होती है। बट क्योंकि आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस आने लग गए हैं, सो वी थॉट दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो। ठीक है, तो इस तरीके का ही क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2024 में, और इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या था आपके सामने? तीन ऑप्शंस है, ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, और पूछा था इसमें से कितने हैं जो पी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हिंदी माध्यम के लिए भी प्रश्न दिया है हिंदी में, आप देखिए इस चीज को समझिए। उन्होंने क्या लिखा है? मटर कुल। फैमिली को क्या बताया है? कुल बताया है, बट उन्होंने ब्रैकेट में तो फैमिली ही लिखा है हिंदी में, बिकॉज फैमिली को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो हिंदी में, आप यहाँ पर परिवार नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि जो टर्म्स है साइंस के वो तो वही रहने वाले हैं और आपको उन्हें लर्न करना ही होगा। ठीक है, हॉर्स ग्राम का एक एग्जाम आपको हिंदी में दिया है कुल्थी। तो मैं भी शायद ये नहीं बता सकती कितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा जो इसका अर्थ एक्चुअली में समझते थे कि ये क्या चीज है। तो एक बार आप लोग सभी इस प्रश्न को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए ऑलमोस्ट आंसर मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। पी फैमिली यानी ऐसे जिनमें पॉड्स होते हो। तो क्या मूंगफली में पॉड्स होते हैं? तो इमेजिन कर लो मूंगफली कैसी दिखती है। ठीक है, कैसे आप खाते हो? डायरेक्टली तो मिलती है मार्केट में, बट उसको जब आप लेकर आते हो कच्ची मूंगफलियां तो वो कैसी दिखती है, तो आप उसके बेसिस पे आंसर निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपने सोयाबीन भी देखा है तो ये आंसर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है। दिस वॉज एक्चुअली आई वुड से अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन। ठीक है, ये जनरल स्टडीज से ज्यादा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। अगर आप अवेयरनेस रखते हो तो ये आंसर आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो यूपीएससी के जो चेयरमैन है मिस्टर मनोज सोनी, उन्होंने अभी अभी क्विट किया है।
क्विट का मतलब ये है कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अपना टर्म खत्म होने से ही पहले। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना टर्म जो है वो खत्म होता या उनकी एक एज अचीव होती उससे पहले उन्होंने खुद रेसिग्नेशन दे दिया। तो अब यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है, देखिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने रेसिग्नेशन दिया, तो रेसिग्नेशन किसे दिया, ठीक है, क्या वो अपने मन से कभी भी रेजिग्नेशन दे सकते हैं, उनका टर्म क्या था, फिर हम समझेंगे यूपीएससी का कंपोजिशन क्या है। आप समझ लीजिए कि इस टॉपिक के थ्रू मैं आपको यूपीएससी का ए टू जेड आपको हर इंफॉर्मेशन जो है वो बता दी जाएगी, समझा दी जाएगी, इंक्लूडिंग द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी। हम सिर्फ पॉलिटी एस्पेक्ट से इसे कवर नहीं कर रहे, हम यूपीएससी की हिस्ट्री को भी इन डिटेल देखेंगे। तो आपके दो सेक्शंस कवर हो रहे हैं, हिस्ट्री एज वेल एज पॉलिटी। तो कभी भी अगर हम कोई टॉपिक ले रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन है या नहीं। सो यूपीएससी इज क्लियरली मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, since it is in our constitution we will say it is a constitutional body। कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका जो मेंशन है क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ऐसी एक बॉडी हमें क्रिएट करनी है, ठीक है। सो वी विल से यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है तो उसका कोई आर्टिकल भी होगा। सो वी हैव आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 से 323, ठीक है। आर्टिकल 315 टू 323 दे बिलोंग टू यूपीएससी एंड एज वेल एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दोनों की ही चर्चा इन सभी आर्टिकल्स में की गई है, ठीक है। अब हमने आर्टिकल्स की बात की तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स किस पार्ट में मेंशन्ड है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी। यहाँ पर आपको हिस्ट्री यूपीएससी की पूरी समझ आ जाएगी विद इन वन सिंगल पेज। तो देखिए स्टोरी जो है वो कुछ यहाँ से शुरू होती है। तो इनिशियली क्या प्रोसेस होता था सिविल सर्वेंट्स का, ये था कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे वो कुछ लोगों को नॉमिनेट करते थे, ओके, एंड दे वर सेंड एज सिविल सर्वेंट्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब इनको नॉमिनेट करने के बाद में उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती थी, कहाँ पर, हेलेबरी कॉलेज इन लंदन, ठीक है। ये कॉलेज अभी भी एग्जिस्टेंस करती है, वहां पर प्रेजेंट है। तो ये जो हेलबरी कॉलेज है लंदन में, वहां पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती थी और फिर ट्रेनिंग के बाद में उन्हें भेजा जाता था इंडिया, ठीक है। ट्रेनिंग कर लेने के बाद उन्हें भारत में भेजा जाता था फॉर देयर जॉब। जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो नॉमिनेट करते थे कुछ लोगों को, उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए लंदन की एक कॉलेज में भेजा जाता था, हेलबरी कॉलेज। वहां से जब उनकी ट्रेनिंग पूरी होती थी तो उन्हें भारत में भेजा जाता था उनके नौकरी के लिए, उनके जॉब के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि 1854 में, इन 1854 जो ये लॉर्ड मकॉले है, ठीक है, लॉर्ड मकॉले, ही रिकमेंडेड दैट इंस्टेड ऑफ पैट्रोनेजिंग, ठीक है, कि हम उन्हें इस तरीके से नॉमिनेशन के बेसिस पर अगर सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बजाय क्यों ना हम उन्हें मेरिट बेसिस पे सिलेक्ट करें, क्यों ना एक एग्जाम कंडक्ट करवाई जाए और उस एग्जाम के बेसिस पे एक मेरिट बनेगा और उस मेरिट के बेसिस पे हम सिलेक्ट करें कि कौन एफिशिएंट है, किसमें पोटेंशियल एक सिविल सर्वेंट बनने का, ठीक है। नॉमिनेशन में तो क्या होता है, आप अपने पसंदीदा लोगों को जो भी आपके नोन है या आप जिनको प्रेफरेंस देना चाहते हो आप उन्हें चूज करोगे। सो ही रिकमेंडेड कि इससे जो है फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, सो लेट अस स्टार्ट अ मेरिट बेस्ड सिस्टम। तो यहीं से शुरुआत हुई थी, लॉर्ड मैकॉले की जो रिपोर्ट थी, जो रिकमेंडेशंस थे, उसके बेसिस पे एक परमानेंट सिविल सर्विस बनाई गई जिसमें मेरिट बेस्ड सिस्टम को अपनाया गया। कैसे अपनाया गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू। क्या करवाया इन्होंने, कॉम्पिटिटिव
एग्जाम्स करवाई। उन्होंने जो मैक्सिमम एज है उसको सेट किया था 23 पे और मिनिमम एज को 18 पे। देखिए मिनिमम एज किस पे सेट किया, 18, एंड मैक्सिमम 23 थी। यानी कि 18 से 23 के बीच में आपको ये एग्जाम क्लियर करनी है अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है। सो दिस वाज वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग फॉर द इंडियंस, एज क्योंकि इंडिया में उस समय जो स्टडीज है, जो पढ़ाई है, वो लेट शुरू होती थी। तो जब तक पर्सन का एकेडमिक्स खत्म होता था कि वो इस एग्जाम की तैयारी करते, तब तक उनकी जो मैक्सिमम एज है वो अचीव होने का टाइम आ जाता था, तो उनके पास तैयारी का ज़्यादा समय नहीं था। इसी के साथ में एक और जो चैलेंज ये था कि इंग्लिश में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती थी और ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ लंदन में होती थी। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपको देने के लिए लंदन जाना है। दैट मीन्स कि आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो लंदन तक की आप ट्रिप कैसे करोगे, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर पाते। सो इट मीन्स दैट यू हैड टू बी फ्रॉम अ साउंड एंड वेल्दी फैमिली। इन सब चुनौती के बाद भी फिर भी इन द ईयर 1864 में भारत से पहले जो पर्सन सिलेक्ट हुए सिविल सर्वेंट बनने के लिए, वो थे मिस्टर सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो थे भाई रविंद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू बी सिलेक्टेड। उसके बाद अगले 50 साल में काफ़ी भारतीय है वो सिलेक्ट हुए, बट फिर भी अगर हम प्रपोर्शन देखें, हम नंबर्स देखें तो वो कम थे। इसके आगे देखते हैं क्या क्या हुआ है। इस बीच में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे। एजेस को लेकर, एज को भी चेंज किया गया है काफ़ी बार। जो मिनिमम एज है उसे भी बढ़ाई गई थी। ठीक है, मैक्सिमम एज में भी चेंजेस हुए थे। तो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, साथ ही में क्या हुआ कि 1922 से क्या किया गया कि जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसको स्टार्ट किया गया। और एग्ज़ाम कहाँ पे स्टार्ट की गई, एग्ज़ाम को स्टार्ट किया गया इंडिया में। ठीक है, तो 1922 में जाकर एग्ज़ाम्स जो है वो इंडिया में कंडक्ट होने लगी। इंडिया में सबसे पहली बार एग्ज़ाम होती थी शुरुआत में इलाहाबाद में, और बाद में लेटर ऑन एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने लग गई दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली सेंटर होता था, जिसे भी एग्ज़ाम देनी है उसे दिल्ली तक जाना होता था। इसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ, ये जो था वो 1922 की घटना थी। अब अक्टूबर 1 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया इंडिया में पहली बार। अब तक क्या हो रहा था, जो लंदन में जो कमीशन था वहीं से एग्जाम्स कंडक्ट हो रही थी, पेपर इंडिया में दिया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ है, 1926 में एस्टैब्लिश किया गया एक पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, उसे एस्टैब्लिश किया गया इंडिया में ही। और फिर उसके बाद में 1937 में 1 अप्रैल 1937 को हमारे जो प्रोविजंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, उसके आधार पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसे कहा गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। किसके आधार पे ये चेंजेस हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो प्रोविजंस है उसके आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन को बदलकर क्या कर दिया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब इसी के साथ में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया गया, तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो फेडरल कमीशन है वो बदलकर क्या हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही था, वो बदलकर क्या हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आई होप यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि यूपीएससी की जर्नी कैसी थी, सिविल सर्विसेज पे अगर कोई आना चाहता था तो वो कैसे आते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं एक एक आर्टिकल को, क्योंकि देखिए आप डायरेक्टली आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या है। आपसे पूछा जाता है ये पर्टिकुलर जो चीज है, रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट या कुछ भी उनके फंक्शंस किस आर्टिकल में मेंशन्ड है।
तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, आर्टिकल 315 से 323, 315 टू 323 में यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सभी आर्टिकल्स जो है वो मेंशन्ड है। तो आर्टिकल 315 क्या बोलता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। ठीक है, दो बातें इसमें से समझनी है हमें। सबसे पहला कि इस आर्टिकल में बोला गया है देयर हैज टू बी ए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या बोला है? यूपीएससी होना चाहिए, इतनी सी बात पे ही है। ठीक है, इसी के साथ में क्या कहा गया है कि स्टेट्स के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट है। ठीक है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, एसपी एससी होगी। एक और प्रावधान इसमें ये दिया गया है कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को ऐसा लगता है कि हमें जो है हमारा कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन रखना है, ठीक है, हम जो है अपने पब्लिक सर्विस कमीशन को शेयर करना चाहते हैं। अब ऐसा कब होता है? अक्सर तभी होता है जब एक स्टेट बहुत छोटा है, उसके पास फाइनेंसेस कम है, तो वो ये सोच रहे हैं कि हम दो स्टेट्स में फाइनेंसेस का जो है बंटवारा हो जाएगा और वर्किंग जो है वो भी आसान हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि दो स्टेट्स ये चाहे कि हमारा जो कमीशन है वो कॉमन हो, तो उसे हम कर सकते हैं और हम उसे क्या नाम देंगे? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या देंगे? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर स्टेट लगाया जाता है, कभी नहीं भी लगाया जाता। यू कैन ऑल्सो से जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एम आई क्लियर? सो आर्टिकल 315 में सिर्फ यही मेंशन है कि यूपीएससी होगा, स्टेट पीएससी होगा, और अगर कोई दो स्टेट्स चाहते हैं कि हमारे बीच में जो कमीशन है वो शेयर हो, तो वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहलाया जाता है। ऐसे में कमीशन की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको डिफाइन कर दिया जाता है क्लियरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आर्टिकल 316 क्या कहता है। तो यहाँ पर मेंशन्ड है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ मेंबर्स। दो चीजें हैं, अपॉइंटमेंट है और टर्म है। तो देखते हैं कौन कौन होता है एक कमीशन में। तो कमीशन को हेड करने के लिए तो होंगे एक चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन की हेल्प करने के लिए होंगे कुछ मेंबर्स। कितने मेंबर्स होंगे? एनी नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने वो रखना चाहे। ठीक है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके वर्कलोड के अकॉर्डिंग जितने मेंबर्स वो रखना चाहे वो रख सकते हैं। यूजुअली आमतौर पर क्या होता है, मेंबर्स प्लस चेयरमैन जो है वो मिलाकर होते हैं 9 से 11, इतने होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई अधिकतम लिमिट नहीं है, बट यूजुअली 9 to 11 होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन। एट प्रेजेंट कितने हैं? एट प्रेजेंट मेंबर्स तो है 7 और चेयरमैन है, उन्होंने क्या कर दिया? रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, चेयरमैन ने रेजिग्नेशन दे दिया है। अब ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, अब इन्हें अपॉइंट कौन करता है? जहां तक अपॉइंटमेंट की बात है तो चेयरमैन और मेंबर्स दोनों को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कब अपॉइंट करेंगे? अगर वो यूपीएससी के हैं तो। अगर यूपीएससी की बात हो रही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय प्रेसिडेंट। अगर स्टेट पीएससी की बात है, स्टेट पीएससी की बात है तो अपॉइंटमेंट करेंगे गवर्नर। ठीक है, स्टेट पीएससी के चेयरमैन हो या उनके मेंबर्स हो, अपॉइंटमेंट करेंगे गवर्नर। एम आई क्लियर अप टिल हियर? क्या क्या बताया गया? चेयरमैन होगे एक, मेंबर्स होगे जितने वो चाहे। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अगर यूपीएससी के लिए है, अगर स्टेट पीएससी के लिए है तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे। एम आई क्लियर अप टिल हियर? अब जो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो कुछ तो आपका क्राइटेरिया होगा ना कि आप किन्हें लेना चाहते हो। आप ऐसे ही थोड़ी XYZ पर्सन को बुलाएंगे और कहेंगे कि चलिए आइए आपको हम मेंबर बना रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं।
तो कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बट वो जो क्वालिफिकेशन है वो तो मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है कि ये पढ़ाई की होनी चाहिए, इसमें ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। बट ये कहा गया है कि जितने भी मेंबर्स हैं, जितने मेंबर्स हैं उसके आधे 1/2 क्या होने चाहिए, ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जिन्होंने 10 साल तक सर्विस दी है। किसे दी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर राज्य सरकार में। ठीक है, यानी कि ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जो राज्य सरकार में या फिर केंद्र सरकार में काम कर चुके हैं कम से कम 10 साल के लिए, उन्हें आप मेंबर्स रख सकते हो। कितने? आधे। मान लीजिए अभी 7 मेंबर्स है, तो इसका मतलब है कि कम से कम 3 से 4 मेंबर्स तो ऐसे होने ही चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राज्य सरकार, दो में से किसी एक में 10 साल का उनके पास में एक्सपीरियंस हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अपॉइंटमेंट रिलेटेड जितनी भी बातें हुई है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे जो अभी की न्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, इस आर्टिकल 316 के क्लॉज 1 में ये कहा गया है, 1 में कहा गया है कि अगर वेकेंट हो जाती है सीट तो क्या करेंगे। सीट वेकेंट कब होगी? कोई भी अगर सीट है तो वो खाली कब होगी? चेयरमैन की जो सीट है वो कब वेकेंट हो सकती है? पहला, उन्होंने रिजाइन कर दिया जैसे कि अभी अभी हुआ है। दूसरा, अगर चेयरमैन की डेथ हो जाती है तब सीट वेकेंट हो जाएगी, राइट। तीसरा, अगर चेयरमैन को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तब सीट वेकेंट होगी। क्लियर? तो ऐसे में क्या किया जाएगा अगर सीट वेकेंट है, तो क्या किया जाएगा? तो ऐसा कहा गया है कि इफ द सीट इज वेकेंट, तो किसी भी मेंबर को जितनी भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी चेयरमैन की, वो निभाने की ड्यूटी दी जाएगी। और ये डिसीजन किसका होगा? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे किसी एक मेंबर को और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आपको चेयरमैन का जो वर्क था, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो निभानी होगी जब तक कि नया चेयरमैन जो है वो ऑफिशियली अपॉइंट नहीं हो जाता। ठीक है, इतनी बात इसमें कही गई है। तो वेकेंट हुआ यानी कि अब क्या होगा, नए चेयरमैन जब तक अपॉइंट नहीं होते तब तक के लिए किसी एक मेंबर को सिलेक्ट किया जाएगा और वो जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे एज अ चेयरमैन। ऑलराइट, इसी के साथ में जो क्लॉज 2 है, क्लॉज 2 में क्या कहा गया है कि जो चेयरमैन है उनका टर्म क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है टर्म की। तो यूपीएससी के जो चेयरमैन है उनका टर्म होगा 6 साल का या फिर 65 ईयर्स। इसका क्या अर्थ है, चलिए हम समझते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 6 साल जो है वो उनका टर्म है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 55 ईयर्स का व्यक्ति, 55 साल का इंसान अगर चेयरमैन बनता है तो उनके पास कितना समय है? 6 साल चेयरमैन बने रहने का। तो उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 61 ईयर्स। एम आई क्लियर? ठीक है, साथ ही में कहा है कि 65 ईयर्स तक दोनों में से जो पहले होगा वो उनका टर्म होगा। तो अगर कोई जल्दी चेयरमैन बन गया तब तो उनको पूरे 6 साल का मौका मिलेगा। तो अगर कोई जल्दी बन गया चेयरमैन तब तो उन्हें पूरे 6 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। बट अगर कोई लेट बनता है, मान लीजिए कि कोई 62 ईयर्स पर चेयरमैन बन रहा है, तो उनकी तो 65 ईयर्स पहले ही कंप्लीट हो जाएगी ना, 3 साल के अंदर 65 की हो जाएगी और 65 के होते ही उन्हें पोस्ट से रेजिग्नेशन देना होगा, उन्हें वो पोस्ट छोड़नी होगी। ठीक है, तो दोनों में से जो पहले कंप्लीट हो जाता है उतना टर्म रह जाएगा यूपीएससी चेयरमैन का। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो टर्म तो वही रहेगा 6 इयर्स, पर उनकी एज कितनी हो जाएगी?
62 ईयर्स। ठीक है, यानी कि अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई पर्सन है, या चेयरमैन हो सकते हैं या मेंबर, दोनों के लिए सेम रूल्स एप्लीकेबल है, तो वो जो है 62 ईयर्स तक ही अपने पोस्ट पे रह सकते हैं। साथ ही में इस आर्टिकल में ये भी मेंशन कर रखा है, दे आर इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें 61 ईयर्स पे वो पर्सन चेयरमैन की ड्यूटी खत्म करके फ्री हो रहे थे, राइट, 61 ईयर्स पे। तो अभी भी उनके पास तो स्कोप है ना, 65 ईयर्स तक तो रह सकते हैं, बट ही कैन नॉट बी, ठीक है। एक बार चेयरमैन बनने के बाद में, यूपीएससी का चेयरमैन बनने के बाद में आप रीअपॉइंट एज अ चेयरमैन भी नहीं हो सकते, और आप भारत सरकार की किसी भी अन्य गवर्नमेंट ऑफिस में रीअपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के बारे में क्या, उनके पास ये ऑप्शन है, वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। तो उनके पास शेष, अगर 62 इयर्स के वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनका जो कार्यकाल है वो रहेगा केवल 3 सालों का, ठीक है। रिमेनिंग 3 इयर्स के लिए वो फंक्शन कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकते हैं। एम आई क्लियर? अब जैसे कि हमने यहाँ वैकेंसी की बात की थी कि अगर उन्होंने रिजाइन किया है तो ये रेजिग्नेशन उन्हें किसको देना है, ठीक है। तो जो चेयरमैन है, यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर, उन्हें रिजाइन देना है प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही उन्हें अपॉइंट किया था। सिमिलरली जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके मेंबर्स और चेयरमैन को रेसिग्नेशन देना होगा गवर्नर को, क्योंकि गवर्नर ने ही उन्हें अपॉइंट किया था। क्लियर? सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, I have included a few questions also. Please try to solve them. एक बार आप इस क्वेश्चन को भी देखिए, फिर मैं आपको इस आर्टिकल के बारे में और भी चीजें बताती हूँ। There is a reason that why I have taken these two different questions on this single slide, because I wanted to show you a comparison कि जहाँ पे अक्सर क्या होता है ना, हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, आर्टिकल नंबर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी विल सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनुअल रिपोर्ट का क्वेश्चन है, यानी कि आर्टिकल नंबर 323 है, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। एनुअल रिपोर्ट की बात हो रही है, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है, हाउ कैन द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट। किसकी बात हो रही है? रिमूवल की बात हो रही है। अब देखिए, एक तो है कि मैं खुद की इच्छा से ही पोस्ट छोड़ दूं, उसे मैं कहूंगी रेसिग्नेशन देना। रिमूवल का मतलब क्या है, आप तो पोस्ट नहीं छोड़ रहे हो, बट हम आपको निकाल रहे हैं, जो एम्प्लॉयर है वो आपको निकाल रहा है। सो रिमूवल इज बेसिकली एक्सपर्जन, ठीक है। हम किसी को रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कवर हो रहा है हमारे आर्टिकल 317 में। कहाँ कवर हो रहा है? आर्टिकल 317, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, द रिमूवल ऑफ यूपीएससी चेयरमैन हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल, सो इट विल बी आर्टिकल 317। तो एक बार हम पहले समझते हैं इसको, फिर हम इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। सो हाउ कैन चेयरमैन बी रिमूव? तो बात अगर यूपीएससी चेयरमैन की हो रही है, तो रिमूवल कौन करेंगे? जो अपॉइंट करता है उसी के पास तो राइट होता है ना रिमूव करने का। जो अपॉइंट करेगा आपको, जो आपको जॉब पर रखेगा, वही तो आपको रिमूव करेगा। सो हु इज गोइंग टू रिमूव? प्रेसिडेंट इज गोइंग टू रिमूव। कैसे रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट? सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, बाय एन इट इज रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द ऑफिस, बट जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक रेफरेंस देते हैं प्रेसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट जो है
वो क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे प्रेसिडेंट को और बताएंगे कि कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इन्हें हटा सकते हैं अपनी पोस्ट से। तो वो क्या क्या रीजंस है, तो सबसे पहला रीजन हो सकता है इफ ही इज एन इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का अर्थ है कि वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं। तो अगर यूपीएससी का चेयरमैन अगर बैंकरप्ट हो चुका है तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें रिमूव किया जा सकता है उनकी पोस्ट से। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, इफ ही इज अनफिट, है ना। अब अनफिट जो हम बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, दो है, या तो फिजिकली अनफिट है या फिर उनका माइंड अनफिट है। ठीक है। तो अनफिट में क्या हो सकता है, या तो उनका माइंड और बॉडी दोनों में से कोई एक। ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन होती है तभी भी प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन को रिमूव कर सकते हैं। थर्ड जो है वो मेंशन किया है, बट ऐसा बहुत ही अनयूजुअल होता है कि वो यूपीएससी चेयरमैन होते हुए भी अगर कोई पेड ऑफिस ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यूपीएससी के बाहर भी कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो भी प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं। सो दीज आर द थ्री कंडीशंस जहां पर उन्हें रिमूव किया जा सकता है। ऑलराइट, अब आप वापस से उस क्वेश्चन को देखिए, ट्राई टू सॉल्व दिस। कब रिमूव किया जा सकता है, इफ डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, यस और नो। यस। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यस, अगर किसी तरीके का कोई मिसबिहेवियर है तो उसे भी हम किस में काउंट करते हैं, इन द अनफिट माइंड, वी काउंटेड इन द अनफिट माइंड। इफ डिक्लेयर्ड अनफिट टू वर्क, ठीक है, अगर उनकी बॉडी या माइंड उनको अपना काम, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए सक्षम नहीं बना रही तो भी हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि अगर इन सबसे कर सकते हैं, सो योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 318। तो यहां पर ये बताया गया है कि कुछ पावर्स है, ये पावर्स किसके पास में है, तो इन केस अगर हम तो इन केस अगर हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो पावर्स है प्रेसिडेंट के पास में। अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं तो पावर्स है गवर्नर के पास में। ठीक है। अगर हम ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो जो 2 स्टेट्स है या 3 स्टेट या जितने भी स्टेट है उन सभी के गवर्नर्स के पास में ज्वाइंटली ये पावर है। अब हम किस पावर की बात कर रहे हैं, तो पावर ये है कि वो डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टाफ। ठीक है। देखिए मेंबर्स तो है, मेंबर्स के अलावा भी जो डेली फंक्शनिंग होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उसको करने के लिए भी हमें स्टाफ चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ स्टाफ चाहिए और उनके क्या प्रोविजंस है उसको कौन डिसाइड कर सकता है, गवर्नर डिसाइड कर सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, और प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकते हैं कब, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। ठीक है। साथ ही में वो ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैंने कहा था कि फिक्स नहीं है नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए। ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है ये डिसीजन ले सकते हैं कि वो कितने मेंबर्स को रखना चाहते हैं। ठीक है। 7 मेंबर्स अभी है, वो चाहे तो 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, ये उनकी इच्छा है। ठीक है। दिस इज ऑल मेंशन इन आर्टिकल 318। मूविंग टू 319। नाउ दिस इज सेइंग रिगार्डिंग प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफिसेस। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो बेसिकली इसमें ये बोला है, दो बात हो रही है, एक तो किसकी हो रही है, चेयरमैन की बात हो रही है, और एक बात किसकी हो रही है, मेंबर्स की। ठीक है। अब बात भी दो एस्पेक्ट में हो रही है, एक तो यूपीएससी की हो रही है और दूसरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है। ठीक है। तो हमारा टेबल जो है वो बन के तैयार है। ध्यान रखिएगा ऐसा कोई भी टेबल आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। ठीक है।
दिस इज माई थॉट, और ये थॉट अभी अभी एक्सप्लेन करते करते ही मेरे माइंड में आया कि क्यों ना आपको इतना सिंप्लीफाई करके बता दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग भी इसको अपनी बुक्स में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब हमें क्विक रिवीजन करना होता है तो हमारे लिए यही यूजफुल है। कि ये बात हो रही है कि चेयरमैन है अगर यूपीएससी के, क्या उन्हें कहीं पर भी जॉब मिल सकती है बाद में? नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में उनको आगे जाकर कोई जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। प्लस रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। अब मेंबर्स जो है, मेंबर्स का रीअपॉइंटमेंट होगा क्या? तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, रीअपॉइंटमेंट तो नहीं होगा। एक मेंबर दोबारा मेंबर तो नहीं बन सकता, बट यूपीएससी मेंबर के पास में ये चांस है कि वो चेयरमैन बन सकता है। अगर उनकी एज जो है वो अचीव नहीं हुई है, 65 इयर्स जो लास्ट लिमिट है, अगर उतनी नहीं हुई है तो वो चेयरमैन जरूर बन सकते हैं। क्लियर? ये एक बहुत सिंपल सा पॉइंट दिया था। अब कोई चेयरमैन है अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उनके लिए क्या स्कोप है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का तो चेयरमैन नहीं बनेगी, है ना। इसका तो चेयरमैन नहीं बनेंगे, बट वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। उनके पास क्या स्कोप है कि वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, इतने उनके पास एक विंडो ओपन है, ठीक है। यहीं पे अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो सेम चीज अप्लाई होगी। रीअपॉइंटमेंट नो, एज अ member they are not going to be reappointed, right, but they can be appointed as a chairman. Clear? वापस से समझते हैं इसको, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। यूपीएससी के चेयरमैन है, आगे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दिस इज दी एंड। जॉब से रिलेटेड जीओआई में उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं मेंशन कर देती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है तो वो दोबारा चेयरमैन नहीं बनेंगे, बट वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें मेंबर्स की, तो मेंबर्स रीअपॉइंट नहीं होंगे, या तो वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या वो किसी और भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं। तो उनके पास कौन सी पोस्ट अवेलेबल है? चेयरमैन की, ठीक है। Same applies to the State Public Service Commission. Clear? So this was all about Article 319. Moving on, functions of the Public Service Commission. तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन जो है वो है टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस। किसके लिए? फॉर अपॉइंटमेंट टू सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज होती है, एक तो हो गई सीएससी, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जाम हो गई, फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होती है, ठीक है। इसके अलावा भी ये बहुत सारी एग्जाम्स लेते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की एग्जाम होती है, मेडिकल ऑफिसर्स की एग्जाम होती है, ठीक है। ये सभी एग्जाम्स को क्या करना है? कंडक्ट करवाता है यूपीएससी, ठीक है। इसके अलावा इनकी ये भी ड्यूटी है कि अगर किसी भी स्टेट ने उनसे सहायता मांगी है कि हमें अपने कमीशन को रन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस चाहिए या कुछ प्रोविजंस है, या आप ऐसे कुछ ऑपरेटिंग स्कीम्स बताइए जो हमारे कमीशन के लिए वैल्यूएबल हो सकती हैं, तो वो भी इसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। दे कैन ऑलवेज आस्क यूपीएससी फॉर सच हेल्प। इसके अलावा यूपीएससी के और भी कुछ रोल्स है जहां पर उन्हें कंसल्ट किया जाता है। शब्द जो मैंने यूज किया है वो है कंसल्ट किया जाता है। पहले दो जो मैंने आपको रोल बताए वो तो उन्हें डेफिनेटली करने ही है, बट अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये पॉइंट्स है कि कब उन्हें हम कंसल्ट करते हैं, यानी कि उनकी राय ली जाती है। तो उनके ओपिनियंस कब लिए जाते हैं? अगर हमें कोई रिक्रूटमेंट मेथड में चेंजेस करने हो किसी भी पोस्ट के लिए तो हम उनसे राय ले सकते हैं। किसी भी बारे में अगर प्रमोशन की बात हो, प्रमोशन किस बेसिस पे किए जाए, किन आधार पे किए जाए, उसकी भी चर्चा हम कर सकते हैं यूपीएससी से, ठीक है। अपॉइंटमेंट करने का जो प्रोसीजर है उससे रिलेटेड बातें भी हो सकती है,
या फिर अगर किसी भी पर्सन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है, उनके अगेंस्ट अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ समय पहले की बात है कि किसी इलेक्टोरल ड्यूटी पे गए हुए पर्सन ने, ठीक है, वो इलेक्टोरल ड्यूटी पे थे और उन्होंने अपनी कार के सामने, जो उनकी ऑन ड्यूटी कार थी, उसके सामने एक फोटोग्राफ क्लिक करके उसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। तो उसी से रिलेटेड उनके अगेंस्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 321। यहाँ पे कहा गया है कि पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस, ठीक है, किसके पास ये पावर है? तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास में, कि पार्लियामेंट एक एक्ट के थ्रू यूपीएससी को और भी काम दे सकती हैं, ठीक है। यूपीएससी को ही नहीं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी और काम दे सकती है कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये भी हो सकती है। तो कौन दे सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है एक एक्ट के थ्रू, ठीक है। इतनी सी बात थी इस आर्टिकल में। नेक्स्ट, वेरी सिंपल, 322 ये क्या बोलता है कि यूपीएससी का जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चा है, क्या क्या खर्चे होते हैं? एम्प्लॉयज को सैलरी देना, एम्प्लॉयज के अलाउंसेस जो होते हैं, कि सैलरी के अलावा जो खर्चे उन्हें दिए जाते हैं, उसके अलावा जितनी भी पेंशन्स होती है, तो ये सब कहाँ से जाएगा? ये सब जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सारे जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे अकाउंटेबल होंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। वहां से इनकी सैलरीज डिडक्ट होती हैं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इतना सा दिया है कि कहां से डिडक्ट होगा एक्सपेंसेस? सीएफआई से। लास्ट एंड एन इंपॉर्टेंट वन, ये कहा गया है कि यूपीएससी को और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को पूरे साल उन्होंने जो भी काम किया है उसके एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तो किसको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी? सीधी सी बात है, यूपीएससी है जिसने अपॉइंट किया उसी को सबमिट करोगे, तो वो करेंगे प्रेसिडेंट को। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, किस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, किसको करेगी? गवर्नर को, क्योंकि अपॉइंट गवर्नर ने किया था, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू सबमिट द रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रिस्पेक्टिवली, और फिर ये इसे पार्लियामेंट में रखते हैं, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट जो है यूपीएससी की, एक बार आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए। मैंने उसको बहुत डिटेल में स्टडी किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उससे मुझे भी पता चली है। इट वॉज वेरी हेल्पफुल। यू कैन नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स अप्लाई, कितने स्टूडेंट्स पास होते हैं, कितने स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शनल सिलेक्ट करते हैं, किस ऑप्शनल में सक्सेस रेट जो है वो कितनी हाई होती है। सो यू गेट टू नो एन ओवरऑल कंपैरिजन कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो शैल वी मूव फॉरवर्ड? सो दिस इज एन अजम्पशन, ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक जो है 4 साल के बच्चे की डेथ हुई है कोची में, ठीक है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद जो है ये डेथ है वो H1N1 की वजह से हुई है। किसकी वजह से? H1N1 की वजह से हुई है। जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है, एक कैटेगरी ऑफ वायरसेस है, हम कहते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा। आप इसे ना शॉर्ट में बोलते हो फ्लू, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं कि किसी को फ्लू हुआ है। कैसे हुआ है वो आगे लग जाता है फ्लू के आगे। एवियन फ्लू है या स्वाइन फ्लू है, ठीक है, और कई बार लोकेशन के नाम से भी हम उस फ्लू को नाम दे देते हैं। तो इसमें ये H क्या है और ये N क्या है? तो H जो है ये हमने कुछ दिन पहले भी सुना था, हम जब ब्लड ग्रुपिंग कर रहे थे। सो H इज नोन एज हेमाग्लूटिनिन। H इज नोन एज हेमाग्लूटिनिन, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है H से। इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ प्रोटीन। अब ये H कितने होते हैं? तो ये रियलिटी में तो 1 to 16 है, ठीक है। अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स है, तो ये 1 to 16 है। सो हेमाग्लूटिनिन कितने हैं? H1 से लेके H16 तक है, ठीक है। अगर हम N की बात करें, व्हाट इज N? सो N इज न्यूरा
हमेशा मैंने कहा है नहीं समझ में आए तो वर्ड को तोड़ लीजिए, ठीक है। व्हाट इज एन? न्यूरा मिनी डेज, ठीक है। तीन में आप दो इसको ब्रेक कर सकते हैं, न्यूरा मिनी डेज। दिस ऑल्सो प्रोटीन, ओके। एन इज ऑल्सो प्रोटीन। अब एन कितने प्रकार के हैं? तो वो है N1 to N, ठीक है। अब किसी भी मॉलिक्यूल पे कितने H प्रोटीन है और कितने N प्रोटीन है, उसके आधार पे हम ये नाम देते हैं। तो H1N1 से आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि एक तो H प्रोटीन है हिमा ग्लूटिनिन और एक N प्रोटीन है न्यूरा अमीनिडेज। क्लियर? एम आई क्लियर अप टिल हियर? तो अब आगे से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये नंबर कोडिंग सिस्टम क्यों दिया गया है, ठीक है। इनके हम नाम भी देखेंगे कि किसको क्या कहा जाता है। और अब मैं आगे आपको इस डिजीज के बारे में भी थोड़ा इंफॉर्मेशन देती हूँ, ठीक है। तो जब भी हम एवियन इन्फ्लुएंजास का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो उसकी पैथोजेनिसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके रोग करने की शक्ति पे डिपेंड करता है। कुछ फ्लू होते हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं, 2 से 3 दिन में अपने आप सही हो जाते हैं। कुछ फ्लू होते हैं जो हाई पैथोजेनिसिटी वाले होते हैं, यानी कि उनकी रोग कारक क्षमता जो है, यानी कि उनकी जो रोग फैलाने वाली क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा होती है और वो बहुत ही खतरे वाले वायरसेस होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड हम इसके बारे में। तो H1N1 जो है सबसे पहले चिकन में देखा गया था और देखा था 1918 में। इसे नाम दिया गया था स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू कहा गया क्योंकि ये स्पेन में फैला था बहुत ज्यादा। मिलियंस की संख्या में लोग मारे गए थे इस फ्लू की वजह से। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे इसमें थोड़े से इवोल्यूशन हुए, थोड़े चेंजेस हुए इस वायरस में। फिर 1957 में जो आया वो था H2N2। अब नाम से आप समझ रहे हो ना क्या है H2N2। तो H1N1 तो हमने किसको कहा था? स्पेनिश फ्लू को कहा था। H2N2 हम किसे कह रहे हैं? एशियन फ्लू को कह रहे हैं। उसके बाद 1968 में जब एक फ्लू आया था वो था हांगकांग में, तो नाम दे दिया गया हांगकांग फ्लू, ठीक है। इसमें जो हमें मिला था वो था H3N2। व्हाट डू वी कॉल H3N2? तो क्लियर हो गया आपको यहाँ से। इसके आगे हम देखें 2009 में फैला था H1N1 फिर से। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि H1N1 तो आपने स्पेनिश फ्लू कहा था, सेम है, नाम तो सेम है, ठीक है। बट हमने इसे तो स्पेनिश फ्लू कहा था, इसे हम स्वाइन फ्लू कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं अब ये हम समझते हैं। कभी भी कोई भी वायरस अगर किसी होस्ट बॉडी में है, होस्ट यानी ऐसी बॉडी जहां पर वो वायरस अक्यूमुलेटेड है, ठीक है, वहां से जब वो किसी और बॉडी में वायरस जाता है तो कुछ समय रहने के बाद वो अपने आप में कुछ चेंजेस करता है, कुछ परिवर्तन करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब एक वायरस बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी में अपने आप एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती हैं और वो उस वायरस को फाइट करती है। तो ये जो वायरसेस होते हैं ना, ये भी बहुत शानी होते हैं। ये क्या करेंगे? ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे कि वो एंटीबॉडी हम पे असर ना कर सके, है ना। तो उस मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होता है, उसका एक दूसरा रूप आ जाता है। हम उसको म्यूटेशन भी कह सकते हैं। तो जैसे कोविड में भी आपने देखा था कि अलग अलग स्ट्रेन्स आ रहे थे, ठीक है। समय समय पे हर 2 से 3 महीने में एक नया स्ट्रेन हमारे सामने आ रहा था। तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो जो स्ट्रेन नया आया है वो पहले से भी ज्यादा घातक हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। बट कई बार क्या होता है कि उसकी जो पैथोजेनिसिटी है, जो रोग करने की क्षमता है, वो पहले से कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है देखिए, हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट मेथड है जिसमें कि ये जो बर्ड है, ठीक है, ये जो फ्लूज है ना जितने भी, ये पक्षियों के द्वारा ही फैले हैं, ठीक है। सबसे पहले बर्ड्स में होते थे और बर्ड के थ्रू ये इंसानों तक पहुंचे। बट लेट अस फाइंड आउट कैसे पहुंचे। तो ये बर्ड की जो एक्सक्रीटा होती है, न्यूज़पेपर में भी ऐसे काफी आर्टिकल्स आते हैं, आपने सुना होगा कि कहा गया है कि जो कबूतर होते हैं, कबूतरों को आप दाने डाल रहे हो तो अपने घर के आसपास या छतों पे आप दाने ना डालें। तो ऐसा क्यों आ रहा है? इट इज रियलिटी कि आप कबूतरों को या अन्य किसी पक्षी को
घरों में अगर पाल रहे हैं तो चांसेस है कि जो एवियन फ्लू है वो आप तक पहुंच सकता है। कैसे पहुंचता है? तो कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं जो पक्षियां भी सिक्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे हमें खांसी आती है, हमारे भी सलाइवा होते हैं, उसी तरह पक्षियों में भी होता है। तो उनके ओरल सिक्रेशंस भी हो सकते हैं, या फिर जो उनका एक्सक्रीटा है, ठीक है, वो कहीं पे हमारी छतों पे गिरा हुआ है, तो वहां से भी हम कैच कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, ये जो पक्षी है इसने ये इन्फ्लुएंजा ए का स्ट्रेन किसको दे दिया? इस ह्यूमन को दे दिया, इस इंसान को दिया। अब इस इंसान को खांसी आई, उसने खांसी की, बट वो आगे हाथ रखना भूल गया या फिर उन्होंने रुमाल का यूज नहीं किया, ठीक है। उससे क्या हुआ? उनके ड्रॉपलेट्स निकले। अब ये जो 3 लोग इनके संपर्क में आए, क्या हुआ? वो वायरस उन तक भी पहुंच गया, बट वो कैसे पहुंचा है? म्यूटेटेड फॉर्म में पहुंचा है, यानी उसने क्या किया? अपना रूप बदल लिया। जैसे ही वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, दूसरे से तीसरे में, हल्का हल्का चेंज उसमें होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? वायरस ने अपना रूप बदल लिया, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट मेथड। देखते हैं अब दूसरा क्या है। इस बर्ड ने किसको इन्फेक्ट किया है? इस स्वाइन को, इस पिग को इन्फेक्ट किया है। तो वहां से क्या होता है? किसी ना किसी तरीके से इनका एक्सक्रीटा या इनके ड्रॉपलेट्स पिग्स तक पहुंचते हैं। अब हम अगर उन पिग्स की देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो हमारी कैटल है या फिर हमारे ही जानवर है जिनको हमने पालने के लिए रखा है, तो हम उनके पास भी जाएंगे, या तो उनको नहलाएंगे या फिर उनका जो भी डेली वर्क है वो हम फॉलो करेंगे। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में भी एक्सचेंज हुआ, ठीक है। अब इस पर्सन ने फिर से जो है और 3 लोगों को दे दिया, म्यूटेटेड फॉर्म में दिया। तो यहां से 2 बार म्यूटेशन हो रहा है। देखिए, जब ये बर्ड से पिग में आया तब एक बार म्यूटेशन हो गया, यहाँ से इंसान में आया तो दूसरी बार म्यूटेशन हो गया, यहाँ से इधर गया तीसरी बार हो गया। तो उसका फॉर्म जो है वो बदलता जाता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। अब जो ये तीसरा मेथड है ये और भी ज्यादा घातक है। इसमें क्या हो रहा है कि बर्ड ने भी अपना स्ट्रेन दे दिया इस पिग को, साथ ही में इंसान जो उसकी देखभाल कर रहा था उसने भी एक स्ट्रेन दे दिया, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर एक नया इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन बना लिया। अब क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग स्ट्रेन्स मिल रहे हैं तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उसी से जो है पैथोजेनिसिटी यानी कि रोग फैलाने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेन है इस इंसान को वापस मिल गया, ठीक है, किसी और ने दिया था, अब इनके पास वापस आया क्योंकि ये पिग के कांटेक्ट में आए हैं। तो यहाँ से ये आगे और इस बीमारी को फैला सकते हैं। यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि फ्लू कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। ड्रॉपलेट्स के थ्रू का मतलब है हाथ धोए बिना अगर आपने खाना खाया, मैंने पिग को टच किया था या फिर मैं किसी पक्षी के संपर्क में आई और उन्हीं हाथों से अगर मैंने अपनी आंखों में टच किया, मैंने नाक को ऐसे रगड़ लिया या फिर मैंने अपना मुंह इस तरीके से पोंछ लिया, तो मैंने क्या किया? उस वायरस को अपने सिस्टम में एंट्री दे दी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर आप किसी भी फार्म में रहते हैं या किसी भी एनिमल के संपर्क में हैं तो आपको रेगुलरली हैंड वॉश करना है, ठीक है। उनको टच करने के तुरंत बाद यू आर सपोज टू वॉश योर हैंड्स। अब आगे हम समझते हैं। होप दिस स्प्रेड एंड एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, इसके साथ एक और पॉइंट मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि ये ड्रॉपलेट्स से फैलते हैं, तो स्वाइन फ्लू जब भी फैलता है तो सब क्या कहते हैं? पॉर्क मत खाओ, ठीक है। जो पिग का जो मांस होता है उसको पॉर्क कहा जाता है। तो सबसे पहले सब क्या करते? पॉर्क को बैन करते कि इसको खाओ मत, तो बीमारी नहीं फैलेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पॉर्क कुक्ड है, अगर आपने उसको अच्छे से पकाया हुआ है, तो ये बीमारी नहीं फैलती है। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर एग्जाम में ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो आप उसको प्रॉपरली चूज कर सको कि करेक्ट आंसर क्या है। तो कैसे फैलेगा? ड्रॉपलेट्स से फैलेगा, ना कि उसका मांस खा लेने से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब ये जो सिम्टम्स है हमने स्वाइन फ्लू के लिए लिया है, ठीक है, बट ज्यादातर फ्लू के सिम्टम्स सेम होते हैं, लेथर्जी या फिर लैक ऑफ एपेटाइट।
यानी कि कमजोरी फील करना, ठीक है, बॉडी में ऐसा लगेगा कि जान नहीं है, ताकत नहीं है, साथ ही में भूख कम हो जाना, ठीक है। फीवर आना, हेडेक होना, सिर दर्द होना, जॉइंट्स एंड मसल्स पेन, मांसपेशियों में और जितने भी जोड़ है शरीर में, जोड़ों का दर्द हम जो कहते हैं वो होना, डायरिया यानी कि दस्त हो जाना, नौशिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी आना, या फिर ऐसा आभास होना कि मुझे उल्टी आ सकती है, ठीक है। एक कांस्टेंट स्टेट होता है जिसमें वॉमिटिंग होती तो नहीं है पर बार बार ऐसी फीलिंग आती है कि शायद अब वॉमिटिंग होने वाली है। कफ एंड सोर थ्रोट, यानी कि गले में जलन महसूस होना या फिर खांसी आना, एंड रनी नोज, नाक का बहना। इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है वो खत्म होती है। इफ यू लाइक द वीडियो, डू क्लिक द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको इसका पीडीएफ मिल सकता है सिद्धार्थ एडटेक ऐप से, आप इसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, अगर किसी को कोई भी डाउट हो, प्लीज पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। जैसे आज मैंने एक पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से मैं आपके सारे डाउट्स को कवर कर दूंगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।